बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस। पहले इसकी डेफिनेशन, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम parents to their offspring is called inheritance. वालिदैन से खुसूसियात की औलाद में मुंतकिली, ये इनहेरिटेंस कहलाता है। इसी को हेरिडिटी भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी, विरासत। और इसलिए कभी हेरिडिटी आए तो आपने परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर को तो फॉर्मेटिव कर दिया है, इसलिए हमारे लिए परेशानी ये हो रही है कि कौन से कैरेक्टर्स हम डिस्कस करें, कौन से नहीं करें। तो बुनियादी कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो चीज़ वालिदैन से खुसूसियात को लेकर जाती है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है जीन। और दूसरा वेक्टर या ट्रांसपोर्ट एजेंट या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, ये कहलाता है गैमीट। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहले हमने ये कहा कि वालिदैन से खुसूसियात की औलाद में मुंतकिली इनहेरिटेंस कहलाती है। तो क्या वो खुसूसियत खुद चली जाती है या कोई और तरीका है? तो उसका जवाब ये है कि खुसूसियत खुद तब्दील नहीं होती। उस खुसूसियत को कंट्रोल करने वाला एक यूनिट है, वो मुंतकिल होता है। असल में वालिदैन से वो यूनिट औलाद में मुंतकिल होगा, वहाँ जाके अपने आप को शो करेगा, तो खुसूसियत हमें बाहर से नजर आएगी। और जो चीज़ उसको आगे लेकर जा रही है उसको जीन कहते हैं। तो यहाँ हम जीन का कंसेप्ट ओरिजिनली ये है क्या चीज़, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर इस जीन के ट्रांसपोर्ट का भी सवाल उठेगा। कौन लेकर जाता है इस जीन को? खुद चला जाता है तो नहीं, इसको ले जाने वाला जो वेक्टर या ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो गैमीट कहलाता है। और आपको मालूम है गैमीट दो तरह के होते हैं, एग भी होता है, स्पर्म भी होता है। और अब हम जरा अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमें एक खुसूसियत के दो पहलू भी देखना है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपने याद दिलाना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये क्या होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी जीन कहाँ और किस हालत में है ये देखने की कोशिश करते हैं। सर, एक से बच्चा पैदा हो सकता है ना डायरेक्ट? जब तक स्पर्म उससे फर्टिलाइज ना हो आमतौर पर नहीं होता। कभी एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि एग बगैर फर्टिलाइजेशन के भी ग्रो करे, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। वो अलग है, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। लेकिन यहाँ जो गैमीट है ये तब तक गैमीट हैं जब तक फर्टिलाइज नहीं हुए। फर्टिलाइज होने के बाद उसको जाइगोट भी कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, ठीक है। यानी एग दो हालतों में हो सकता है। बगैर फर्टिलाइजेशन के होगा तो उससे कोई बच्चा पैदा आमतौर पर नहीं होगा, लेकिन जब वो फर्टिलाइज्ड एग होगा तो फिर उससे बच्चा पैदा हो सकता है, ठीक है। अभी हम जीन को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा तवज्जो करें। एक इंसान है या कोई भी जानवर है, हर जानवर सेल से बना है। यानी एक इंसान हजारों लाखों करोड़ों सेल्स के मजमूए से बनता है और हर सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस मैंने निकाला, फर्ज कर लें ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ रंगीन अजसाम होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का तर्जुमा ही रंगीन अजसाम है। और अगर एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल के देखें तो ये दो चीजों से मिलकर बना है।
इसमें एक तो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड या दो धागों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको डीएनए कहा जाता है। दूसरा, इस डीएनए को सपोर्ट करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर इस तरह से प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको हम हिस्टोन्स कहते हैं। ये डीएनए इस हिस्टोन के गिर्द दो चक्कर लगा के आगे बढ़ता है। तो ये क्या चीज है? हिस्टोन प्रोटीन है और जो लंबा धागे की तरह है वो डीएनए है। इस डीएनए के किसी टुकड़े को जीन कहा जाता है। तो जीन दरअसल क्या है? अ पीस ऑफ डीएनए। अभी मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं बताई, आप दोबारा सुन लें। डीएनए का एक टुकड़ा, कितना बड़ा टुकड़ा? ये हर जीन में डिफरेंट होता है, यानी कुछ जीन छोटे टुकड़े पर मुश्तमिल होते हैं, कुछ जीन बड़े टुकड़े पर मुश्तमिल होते हैं। ये टुकड़े कट के अलग नहीं हुए। अ पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। लेकिन क्या कोई भी पीस ऑफ डीएनए जीन कहलाएगा? नहीं। अ पीस ऑफ डीएनए विच इनकोड्स अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जीन क्या है? डीएनए का एक ऐसा टुकड़ा जो किसी प्रोटीन को बनाने का जिम्मेदार हो। मेरी बात पहुंच रही है? अब इसी को हम यूं देखते हैं, इस जानदार से हमने ये सेल निकाला। इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में ये टुकड़ा है जीन का, फर्ज करें ये टुकड़ा, ये जीन है। ये यहां बैठ के बाहर साइटोप्लाज्म में किसी प्रोटीन को बनाने का जिम्मेदार होता है। इस प्रोटीन के बनाने वाले डीएनए के टुकड़े को जीन कहते हैं और प्रोटीन जो काम करता है उस काम को कैरेक्टरिस्टिक या खूबी या खुसूसियत कहते हैं। तो खुसूसियत किस हालत में शो हो रही है? प्रोटीन की शक्ल में। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए का टुकड़ा। उस डीएनए के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक खुसूसियत की दो हालतें हैं। एक जीन वाली हालत है जो हमें नजर नहीं आती है, दूसरा ये प्रोटीन वाली हालत है, ये हमें नजर आ सकती है। तो खुसूसियत की वो हालत जो नजर ना आए उसको जीनोटाइप कहते हैं और खुसूसियत की वो हालत जो हमें नजर आए उसको फेनोटाइप कहते हैं। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई, मैं एक मिसाल बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। अभी मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूं आपको पता है नहीं, क्योंकि इनविजिबल है। लेकिन जब मैं बोलूं तो फिर आपको पता चलेगा ना कि ये सोच रहा था, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सोच के बोल रहा हूं। तो अब मैं दोबारा बताता हूं, जो मेरी सोच है उसको यहां हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जो मैंने बोला या एक्शन शो किया, दिखाया, वो क्या था? फेनोटाइप। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक की दो हालतें हो सकती हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या है? उसकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, उसका जीन किस तरह का है, छोटा है, बड़ा है, एक है, दो है, कहाँ है, ये सारा जीनोटाइप कहलाएगा। और जो उसका शो हुआ है उसको फेनोटाइप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूं ताकि आपको अगर इन अल्फाज से वास्ता पड़े तो कंफ्यूज नहीं हो। जीनोटाइप, जीनोटाइप, the allelic combination of a trait। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेट भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबी को ट्रेट भी कहते हैं। द एलिलिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। एक खूबी है या खुसूसियत है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जीन्स की शक्ल में जो प्रोग्राम है उसको कहा जाएगा जीनोटाइप। एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फेनोटाइप। फेनोटाइप दूसरी चीज आ गई। फिजिकल अपीयरेंस of a trait is called phenotype।
मैं फिर एक मिसाल बताता हूँ। अजान सुनते हैं ना हम, रोजाना सुनते हैं। अंदर जो मुअज्जिन है वो तो नजर नहीं आ रहा है, छोटा है, बड़ा है, दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी वाला है, किस तरफ उसका रुख है, बैठ के पढ़ रहा है, खड़ा है, हमें नहीं पता। वो है जीनोटाइप जो नजर नहीं आ रहा मस्जिद के अंदर है। बाहर लाउडस्पीकर से जो अजान हम तक पहुंच रही है, उसकी आवाज की पिच, अच्छी आवाज या बुरी आवाज, अरबी अल्फाज, उर्दू अल्फाज, जो वो कह रहा है वो हम तक जो सुनाई दे रहा है वो फेनोटाइप है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आपको, ताकि ये मसला हमारा हल हो जाए, जिनको अभी और थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। फिलहाल इतना याद रखें, एक इंसान है, उसका जिस्म सेल से बना है। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में, और इन क्रोमोसोम के ऊपर तकरीबन 20 से 25 हजार जीन चिपके हुए हैं। कितने जीन्स? 20 से 25 हजार जीन्स हैं जो चिपके हुए हैं। और हर क्रोमोसोम पर बराबर जीन नहीं है। वजह, हर क्रोमोसोम का साइज भी एक जैसा नहीं है, हर जीन का साइज भी एक जैसा नहीं है। एक कॉमन सेंस ये कहता है, जो क्रोमोसोम बड़ा होगा उसके ऊपर जीन्स भी ज्यादा होंगे, जो क्रोमोसोम छोटा होगा उसके ऊपर जीन्स की तादाद भी कम होगी। एक दूसरी ये बात भी है कि जिस क्रोमोसोम पर बड़े बड़े जीन्स होंगे उनकी तादाद कम होगी, जिस क्रोमोसोम पर ज्यादातर छोटे छोटे जीन्स होंगे उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। और मैं दोबारा बताता हूं, जीन दरअसल डीएनए का एक टुकड़ा होता है और सारे जीन्स का साइज एक जैसा नहीं होता। जीन के साइज का दारोमदार जिस प्रोटीन को इन्होंने बनाना है उसके ऊपर है। बड़े प्रोटीन के जीन भी बड़े, छोटे प्रोटीन के जीन भी छोटे। अब एक मिसाल देख लें, ये प्रोटीन छोटे बड़े कैसे होते हैं। आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 को अल्फा कहते हैं, 2 को बीटा कहते हैं। अल्फा में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा में 146, बीटा में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अमीनो एसिड की ये चेन है, ये लंबी चेन, ये छोटी। इसके बरक्स दूसरा प्रोटीन आपने सुना हुआ है इंसुलिन, उसमें 2 चेन्स होती है, उसकी भी एक अल्फा है एक बीटा है। उसकी अल्फा चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 21 अमीनो एसिड्स। अब देखें, जिसमें सिर्फ 21 अमीनो एसिड हैं, ये चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड है, उससे कितनी छोटी होगी? होनी चाहिए कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा, मैं आराम से बताता हूं। देखें, हीमोग्लोबिन की एक चेन है, अमीनो एसिड की चेन है, जिसको पहले पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, फिर उसी को प्रोटीन कहते हैं। इसमें 146 अमीनो एसिड है, तो ये चेन लंबी होगी या छोटी होगी? लंबी है। इंसुलिन की एक चेन में 21 अमीनो एसिड है, तो ये चेन छोटी होगी या लंबी होगी? छोटी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जीन भी छोटा और इसका जीन बड़ा। जितनी इसकी लंबाई तकरीबन उसका 3 गुना उसके जीन की लंबाई। तो अब मैं आपको क्लियर शायद कर सका कि जीन के नाम का जो डीएनए का टुकड़ा है वो हर जीन का सेम नहीं होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। और जीन कहां होते हैं? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कहां होते हैं? न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस कहां होता है? सेल। सेल से क्या बनता है? जानदार। और एक और हैरत अंगेज बात सुने, उसके बाद हम बुक वाले उसकी तरफ आते हैं। इस इंसान के जिस्म के जितने भी सेल्स हैं और जितने टाइप के भी सेल हैं, ब्रेन के सेल हों, मसल के सेल हों, स्किन के सेल हों, सब में ये क्रोमोसोम और जीन एक जैसे होते हैं। जब सबका जेनेटिक प्रोग्राम, इसी को जेनेटिक प्रोग्राम भी कहते हैं, सेम है, तो सेल्स में फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है
कि हर सेल में कुछ जीन्स फंक्शनल होते हैं, बाकी सारे डोरमेंट होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। इसका मतलब ब्रेन का सेल है तो वो इसलिए उस शक्ल का है कि उसमें मखसूस चंद जीन्स एक्टिव हैं, बाकी सारे इनएक्टिव हैं। और मसल में कोई और सेट ऑफ जीन्स एक्टिव हैं, वो ब्रेन वाले सेल के जीन्स यहाँ इनएक्टिव हैं, इसलिए फर्क आता है। ठीक हो गया बेटा? अब वापस आ जाए, हमने क्या बताया? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेट भी कहते हैं, और इसके यूनिट को क्या कहते हैं? जीन। यानी मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि वालिदैन से खुसूसियात अफराद में मुंतकिल नहीं होती हैं, बल्कि खुसूसियात को कंट्रोल करने वाले जीन मुंतकिल होते हैं। और वो जीन जब वहां जाके खुसूसियत शो करेंगे तो नजर आ जाएगी खुसूसियत। यानी जीनोटाइप्स शिफ्ट होती हैं, फिनोटाइप्स उधर जाकर शो होती हैं। एक बात। दूसरी बात हमने क्या बताई? इन जीन्स को पेरेंट्स से औलाद तक कौन लेकर आता है? गेमेट्स लेकर आते हैं। गेमेट कौन से सेल्स को कहा जाता है? जो फर्टिलाइज होने वाले सेल्स हैं, एग और स्पर्म को गेमेट कहा जाता है। इनमें लोड करके भेजा जाता है। और अब फिर हमने खुसूसियत की दो सिचुएशन बताई। जब तक वो खुसूसियत शो नहीं हुई है लेकिन जीन की शक्ल में मौजूद है तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जब शो हो जाए तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब यहाँ एक और लफ्ज आ गया, एलील। इसको भी जरा समझिए। अगर जीन आप समझ गए हैं तो फिर मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, उनमें क्रोमोसोम अमूमन पेयर में होते हैं, और इस क्रोमोसोम के पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं इसको, होमोलोगस क्रोमोसोम। और जीन इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही जीन डीएनए के एक टुकड़े पर मुश्तमिल नहीं है, दरअसल दो टुकड़ों पर मुश्तमिल है। अभी तक तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि डीएनए का एक टुकड़ा जीन कहलाता है, लेकिन अब क्या कह रहा हूं? एक नहीं बल्कि दो टुकड़े जो कहां मौजूद हो? होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद हो। इन दोनों को मिलाकर तो हम जीन कहेंगे। अकेले को क्या कहेंगे? एक अकेले को कहा जाता है एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। किसी जीन की मुतबादिल शक्ल को एलील कहते हैं। तो यहां मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं कि दोनों को मिलाकर तो जीन कहेंगे, अकेले को हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। तो एक जीन कितने एलील पर मुश्तमिल होता है? दो। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये फर्ज करें बच्चे का सेल है, तो इस बच्चे में एक एलील मां की तरफ से आया है, वो एग लेकर आया है। दूसरी एलील बाप की तरफ से आया है, वो स्पर्म लेकर आया है। जब ये फ्यूज हुए तो फिर ये जाइगोट बना, तो इसमें ये पेयर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब जीन है, लेकिन किसी खुसूसियत को शो करने के लिए एक ही एलील काफी है। दूसरी एलील स्पेयर पार्ट के तौर पर है। फंक्शन एक ही टुकड़े में करना है। एहतियातन दो रखे गए। जब एक को मौका नहीं मिला तो वो करे, उसको मौका नहीं मिला तो ये करे। एक टुकड़ा लेकर आते तो क्या था रिस्क? उसको मौका नहीं मिला तो फिर गया ना। तो दो होंगे, एक से भले दो कहते हैं ना। ये है कि एक जीन दरअसल दो एलील पर मुश्तमिल है। एक एलील फंक्शन करती है, दूसरी एहतियातन स्पेयर पार्ट के तौर पर रखी हुई है। अच्छा, ये एलील्स दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों एक जैसी है। मसलन इसका नाम भी कैपिटल ए है, इसका नाम भी कैपिटल ए है। तो जब ये दोनों सेम हो तो इसको कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं इसको? होमोजाइगस। होमो का मतलब है सिमिलर, जाइगस बना है पेयर से, यानी पेयर है जिसके दोनों मेंबर एक जैसे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हुए तब इसको कहा जाता है हेटेरोजाइगस।
हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है? पेयर है, जोड़ा तो है लेकिन जोड़े के दोनों मेंबर एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मसलन मैंने जूते पहने हैं, दोनों जूते एक ही साइज, शेप और नंबर के हों तो हम होमोजाइगस कहेंगे। अगर एक जूता काला एक जूता सफेद हो तब उसको क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। हमारे जूते तो दोनों काम के हैं, लेकिन यहाँ पर बैक वक्त सिर्फ एक मेंबर फंक्शनल होता है, दूसरा स्पेयर नॉन फंक्शनल होता है। अच्छा, अब एक और मसला है, जब ये दोनों होमोजाइगस हों, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस हों तो ये काम करे या ये काम करे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का काम एक जैसा है। लेकिन अगर ये हेटेरोजाइगस हों तो फिर सवाल उठता है इनमें से कौन सा काम करे कौन ना करे। तो इसके लिए फिर एक रूल बनाया गया है या आइडेंटिफाई हुआ है रूल, जो फंक्शन करे उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो फंक्शन के बगैर रहे उसको रिसेसिव कहते हैं। सर अगर दोनों मिलकर पावरफुल काम करें नहीं हो सकता, ये हो सकता नहीं हो सकता। ये भी सोचा गया है कि बाज़ औक़ात ये दोनों एक हो तो दोनों करके पावरफुल कर सकते थे, लेकिन इसकी मिसालें हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। मसलन मेंडल ने ही ये मालूम किया था, मेंडल का जिक्र करूंगा मैं, दो टाल पौधे हैं और दोनों का साइज एक जैसा है, लेकिन अंदर इसमें कैपिटल टी है, दोनों एलील एक जैसी हैं, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी यहाँ पर ये फंक्शनल है, इधर इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल है। अगर ये दोनों फंक्शनल हो तो ये इससे दुगना टाल होना चाहिए, जबकि दोनों का साइज बराबर है। इसका मतलब एक काम कर रहा है, दूसरा मैंने कहा स्पेयर पार्ट इसीलिए कहा था, ठीक है। ये नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ खूबियां, कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा जीन्स काम करते हैं, फिर वहां पर उनकी एलील्स ये बढ़ाती हैं। तो किस में सारी एलील काम करें, किस में सारी ना करें, इस हिसाब से कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसका कंसेप्ट पेश किया गया। ये हमें वक्त के साथ आगे इनका सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा? है।